ओके लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हम लोग ने ओएम में ओएम का इंट्रोडक्शन वाला थ्योरी पूरा आपको लिखवा के कंप्लीट कराया, बताया क्या क्या क्वेश्चंस वैलिड है। याद है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और वो जो स्मॉल इज हैज बिकम ब्यूटीफुल के ऊपर मैंने आपको ज्ञान दिया था स्कम्बर बैच। और तो और मैंने आपको उससे पहले के बातें भी बताए थे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है अपना। और तो और फिर मैंने आपको बताया था कि भैया सर्विस ओरिएंटेड भी चलना पड़ेगा, और डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, ये 4 फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा में छुट्टी का बात नहीं करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि एक क्लास या होता भी है घर से बैठे बैठे सुबह सुबह, तो आपको करना चाहिए, बिकॉज दिन भर आप घूमोगे नहीं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, आई थिंक यू कैन डू इट एटलीस्ट। ऐसा है कि हर दिन नहीं तो 5 दिन के या 6 दिन के छुट्टी में आप 3-4 क्लास तो कर ही सकते हैं। और ऑफ कोर्स अविनाश कर लेंगे क्लास, और इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि लेना बनता भी है। एक एक क्लास करवा के अगर सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ अकाउंटिंग की क्लासेस रहेंगी, ताकि आपका एक सब्जेक्ट चलता रहे। वो खत्म होने से क्या होगा, आई कैन पेस अप मोर इन योर अक्टूबर मंथ एंड कंप्लीट द सिलेबस इटसेल्फ। वेलकम सुधांशु, प्रशांत, तेजस, उत्सव, सबको ओके है, सुनाई दिखाई दे रहा है? तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे लास्ट क्लास का पार्ट था, और अब मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, और दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग। तो कॉपी में आप सारे बच्चे हेडिंग देंगे डिमांड फोरकास्टिंग। कॉपी में सारे बच्चे हेडिंग देंगे डिमांड फोरकास्टिंग। मजा आ जाएगा आज का ये टॉपिक, मजा आ जाएगा। बताता हूं इसके पीछे के बात। आज तक हमने ना कॉस्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हर जगह एक सब्जेक्ट पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था बजट, जहां मैंने आपको बताया था कि हम स्टोर में पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको कंजम्पशन के लिए भेजते हैं टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन वाले फिनिश गुड्स बना के स्टोर में या बोलो वेयर हाउस में रखते हैं। वेयर हाउस वाले सोल्ड गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं। करेक्ट? इस तरीके से हमारा फ्लो था कॉस्ट का। मुझे बताइएगा, मैंने आपको बोला भी कि बजट बनाते वक्त सबसे क्रूशियल स्टेज कौन सा है, पहला स्टेज कौन सा है? हाँ, ऑल्दो यस एवरीबडी must understand the fact that all functions are interrelated, very closely interrelated, but फिर भी सबसे पहला बात मन में क्या आता है, क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहला चीज, हेंस बजट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक बजट बनाते वक्त दिमाग में सबसे पहले क्या रखना पड़ता है? बजट हमेशा उल्टा बनता था, याद है? हम बोलते थे जितना सेल्स होगा उस हिसाब से हम पीछे कैलकुलेशंस करेंगे। ऑफ कोर्स बीच बीच में अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, भले ही सेल्स डिमांड ज्यादा मांग रहा है, तो वो भी एक फैक्टर बन जाएगा, बट द फॉरमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल्स। और सेल्स के लिए हम करते हैं डिमांड क्या आएगा उसका कैलकुलेशन, विच इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। हमने जब जब बजट का सम्स बनाया, मैंने आपको बोला था, याद है, कि सेल्स बजट आपको अभी तक दिया हुआ रहता था कॉस्ट में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, या काफी ज्यादा अच्छा डिटेल दिया हुआ रहता था कि इतना यूनिट इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें लग रहा है, नॉर्थ में इतना बिकेगा और साउथ में इतना बिकेगा, अगर हम मार्केटिंग कैंपेन करें तो हमारा यूनिट्स बढ़ सकता है, सेलिंग प्राइस चेंज करें तो यूनिट्स बढ़ सकता है। बस इतना ही बातें बोला, बट ये नहीं बोला कि ये जो पहला सेट ऑफ यूनिट्स आया कि ये बढ़ सकता है इससे, वो कैसे कैलकुलेट होता है।
उसके नीचे के सारे चीजें हमने कॉस्ट में किए। बट व्हाट अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग? सर आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाले साल में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है? क्या एनालिसिस है इसके पीछे, क्या प्रोजेक्शन है इनके पीछे? एंड हेंस बजट हैज अ सिनोनिम कॉल्ड फोरकास्ट। और डिमांड फोरकास्ट मतलब हम क्या सोच रहे हैं, बजट बना रहे हैं किसका? सेल्स का, अपकमिंग सेल्स का। डिमांड हमारे लिए, डिमांड हमारा आउटपुट है, और हमारा आउटपुट जब लोग डिमांड करेंगे तो हमें उसके लिए सोचना है कि कितना आने वाले पीरियड के लिए हम सेल्स सोच रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा डिमांड फोरकास्टिंग की ओर डील करता है। डन है? लिखेंगे इस बात को सबसे पहले। यस, मॉर्निंग हनी, आकांक्षा, मैंने जस्ट स्टार्ट किया। चलो लिखना। डिमांड फोरकास्टिंग हेडिंग के अंदर नंबर 1 थीम, नंबर 1 थीम लिखेंगे सारे बच्चे। नंबर 1 थीम, रेडी? रेडी, लिखिएगा। इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी हैव studied about budget preparations based on some given set of demand projections. Given set of demand projections. We were supplied with, we were supplied by the expected selling units for upcoming period. We were supplied by the expected selling units for upcoming period. But the method of budgeting slash estimating slash forecasting of such selling units is called demand forecast. Is called demand forecasting. In OM, we shall study the methods of demand forecasting. So this chapter deals with the methods of demand forecasting. मजा ही अलग, मैथमेटिकल टॉपिक, स्टैटिस्टिकल टॉपिक। और अब आपको इन सब का टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं। हमको थोड़ा बहुत स्टैट्स मैथ्स आता है तो मैं आपको करा पाऊंगा, जिससे आपको ये सब टॉपिक एकदम मक्खन लगे, एज माय नेम सजेस्ट। वेलकम अनिकेत, आकांक्षा, हनी, प्रशांत, तेजस, उत्सव, सुधांशु,
जैसे जैसे लोग ज्वाइन करें प्लीज बताइएगा। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, जहां अभी तक आपको थीम लिखवाया है और बताया, जो कि बहुत ही बार बताया हुआ है आपको कॉस्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। डन है यहां तक? लिख लिया सबने? नीचे आइए। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सुनो, डीडी स्टैंड्स फॉर डिमांड, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, डिमांड फोरकास्टिंग। क्या क्या मेथड्स है? In OM we shall study the methods of demand forecasting. तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, लिखना यहां से एरो देके। सबसे पहले तरीका आया रैंडम फोरकास्ट। रैंडम फोरकास्ट, रैंडम फोरकास्ट का मतलब होता है जस्ट बाय इंस्टिंक्ट वी प्रेडिक्ट the upcoming sales projections। इंस्टिंक्ट, हमारा इंस्टिंक्ट बोल रहा है, हम बोलते हैं ना इंट्यूशंस, इंट्यूशंस। इंट्यूशन बोल रहा है हमारा कि सर ये होगा, तो इंट्यूशंस, इंस्टिंक्ट्स, इन सब के थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि देयर इज नो मैथमेटिकल और जजमेंटल rationale behind it। कोई मैथमेटिकल ना तो कोई जजमेंटल, रैशनले है। रैशनले मतलब कोई भी सेंस नहीं है। कोई पूछ रहा है कैसे किया, बस कर दिया, मतलब तुक्का मारना। इसको जैसे आप लोग एग्जाम में करके आते हो, मैं बोलता हूं इसको तुक्का मारना, अल तुक्का, तुक्का मारना। क्या ये अच्छा टेक्निक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहां हम बस बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है। कैसे लग रहा है? बस लग रहा है। अरे लग रहा है मतलब लग तो तुमको मेरा मुक्का भी रहेगा, लग रहा है तो लग रहा है बात में लगना नहीं है आपको, बट नामकरण है तो पढ़ा रहा हूं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रेलिवेंट एंड नॉट अ गुड मेथड, तो इस वजह से इसका कोई भी सम्स नहीं है। नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन in our syllabus, therefore there is no practical application of this topic in our syllabus। हमें अब इसके बारे में और आगे नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि ये तुक्का मारता है, और तुक्का मारना हम लोगों को नहीं आता है। सर आता है सर, फाउंडेशन में सीखे। अरे तो वही तो, तुक्का मारना अच्छा चीज नहीं है सेल्स फोरकास्ट के लिए। इंट्यूशंस गुड नहीं है। अगर ऐसी बातें करोगे कंपनीज में जाके, तो कंपनी का सीईओ आपको निकाल के फेंक देगा। तुम बोलोगे बस लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है, बेट कर रहा हूं, बस इंस्टिंक्ट है। जैसे तुम जन्नत के वो इमरान हाशमी हो, कि सोच लिया तो हो गया, इस बॉल पे छक्का, मेरा दिल बोल रहा है। ये सब बकवास साइड में।
कोई मैथमेटिकल उपाय आया होगा? बिल्कुल आया, रैंडम फोरकास्ट के बाद आया हमारा मैथमेटिकल फोरकास्ट। और इस मैथमेटिकल फोरकास्ट करने के कई तरीके हैं। ध्यान से सुनना क्या क्या, ध्यान से सुनना क्या क्या। पहला तरीका आया मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। दूसरा तरीका आया रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस अलॉन्ग विथ इसमें हम करते हैं एंड टाइम सीरीज। रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज, ये सब शब्द सुना सुना लगना चाहिए, ना कि सुना सुना, क्योंकि ये सब आप स्टैटिस्टिक्स में सीएमए फाउंडेशन में पढ़ते हो। सर ये तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गए। एग्जैक्टली, मैथमेटिकल फोरकास्ट यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यहां पे तो स्टैट्स आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रैशनले है, ऐसे कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। कैसे करते हैं अब ये सब वो सीखेंगे, और इनका प्रैक्टिकल सम्स हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला, पहला क्वेश्चन ओएम का थ्योरी रहता है, 2 का ए 2 का बी, तो 3 का ए भी थ्योरी रहता है, और जनरली हम इसको 3 का बी में देखते हैं। यानी डिमांड फोरकास्टिंग हमारे लिए जनरली क्वेश्चन नंबर 3 का बी बन के आता है 7 मार्क्स। तो उसके लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि ये 3 का बी बन के जनरली हमारे पास आता है। 3 का ए थ्योरी रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या, अगले चैप्टर का, प्लानिंग का, कंट्रोल का। बट अभी हमें पहले एक प्रैक्टिकल टॉपिक करना है, फिर एक थ्योरी टॉपिक वापस से। डन? तैयार है सब ये सीखने के लिए? तैयार है सर, तैयार। तो आइए एक एक करके अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी करते हैं, जिससे हमारा सम्स हो सके। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन नाउ। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, सेल्स फोरकास्ट बाई मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज आपके दो टाइप के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। लिख लिया आपने यहां तक? यहां पे हम क्या करते हैं सर, वी कैलकुलेट मूविंग एवरेज ऑफ सेल्स डेटा फ्रॉम पास्ट ईयर्स, ब्रैकेट में पीरियड्स, अगर मंथ है तो मंथ, क्वार्टर है तो क्वार्टर, जनरली ईयर्स रहता है तो ईयर्स। मूविंग एवरेज ऑफ सेल्स डेटा फ्रॉम पास्ट ईयर्स टू फाइंड नेक्स्ट पीरियड सेल्स फोरकास्ट।
तो क्या सीखना है सर? मूविंग एवरेज आता कैसे, लिखो लिखो, हाउ टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज, लिखना इसमें ब्रैकेट में नॉट सीन इन एग्जाम्स येट। अभी तक एग्जाम्स में हमें यह देखने नहीं मिला है और ना आता है। आता क्या है सर? रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये आता ही नहीं है मूविंग एवरेज। रिग्रेशन एनालिसिस आता है, टाइम सीरीज आता है, ये नहीं आता। बट फिर भी सीखना पड़ेगा एक बार क्या बोलता है। मैं आपको इससे सेल्स प्रोजेक्शंस करना नहीं सिखाऊंगा, बट जरूर मूविंग एवरेज होता क्या एक बार बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए। हाउ टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज नॉट सीन इन एग्जाम्स येट। आ जाओ, ये टॉपिक सीए वीए नहीं पढ़ते, सिर्फ आप पढ़ते हो। आ जाओ, लिखना कैलकुलेट 3 years मूविंग एवरेज simple moving average of following years। सेल्स फॉर फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, लिखना ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते 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 8 तक चले गए। ठीक है, बस बगल में लिखना सेल्स यूनिट्स 10,000 11,000 16,000 12,000 14,000 18,000 20,000 और 17,000। कुछ इस तरीके से 8 साल के प्रीवियस पास्ट ट्रेंड्स हमें देखने मिले ओवर दी 8 years। तो ये 3 year मूविंग एवरेज क्या होता है सुनना। 3 year मूविंग एवरेजेस निकालने का मतलब होता है कि 3 साल 3 साल 3 साल मिला के एवरेज क्या है। तो बताओ ना, पहला 3 साल क्या है हमारे पास? क्या ये 3 साल है? तो पहले 3 साल का एवरेज नहीं निकाल सकते? सिंपल मूविंग एवरेज क्या होगा वो छोड़ो, पहले बताओ 3 year एवरेज सेल्स का निकाल सकते हो आप? बताओ तो क्या आया, बताओ तो क्या आया। मैंने 3 year मूविंग एवरेज लिखूंगा, बट उससे पहले आप प्लीज मेरे को बताओ पहले 3 साल का एवरेज, क्योंकि 3 साल का एवरेज निकालने बोल रहे, 8 साल का नहीं, 3 साल का। 8 साल का डेटा दिया है, बट 3 year का एवरेज निकालना। क्या आप 10 11 और 16 का एवरेज नहीं निकाल सकते मेरे लिए? वो भी सिंपल एवरेज। बिल्कुल सर, 10 11 और 16 का एवरेज हो गया 10,000 प्लस 11,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, विच इज 12,333। हाँ या ना? बिल्कुल। एवरेज बीच वाले ईयर का होता है, बीच वाले पीरियड का होता है कि सेकेंड ईयर पे 1 और 3 का बीच का ईयर का हम निकाल रहे। तो 3 year मूविंग एवरेज जब भी हम निकालेंगे तो हम कभी भी जो अगेंस्ट लिखेंगे ना, जिसके अगेंस्ट, वो बीच वाला ईयर होगा। तो मैं बोलूं इसका नहीं आ सकता। सबसे पहला मूविंग एवरेज आया आपका 12,333 which was calculated as 10,000 11,000 16,000 का एवरेज। दिस केम एज 10,000 11,000 16,000 डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, करेक्ट। अब बताओ अगला 3 साल कौन सा आप ले सकते हो? मूव करो, यानी अपने ईयर्स को मूव करो।
नेक्स्ट 3 इयर्स कौन सा हुआ बताइए, चलिए बताइए। नेक्स्ट 3 इयर्स हमने 1 2 3 का निकाल लिया, नेक्स्ट 3 इयर्स बताइए क्या हो सकता है, बताइए, लिखिए कि ईयर ये क्या करिए। मूविंग एवरेज अगला 3 साल कौन सा हुआ, हमें एवरेज शिफ्ट करना है, यानी इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। हम एक एक करके पहले 3 साल का किए 1 2 3, अब अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, यानी एक ऑब्जर्वेशन हटाएंगे एक लाएंगे। बताइए नेक्स्ट कौन सा साल का हम करें। वेरी गुड आकांक्षा सुधांशु, आकांक्षा सुधांशु, तेजस। हनी 3 4 5 नहीं, 2 3 4। यस हनी, वेरी गुड। अगला हम करेंगे ये 2 3 4, एक हटा के एक जोड़ना वापस। मूविंग एवरेज सैंपलिंग, एक साल गया अब नेक्स्ट साल आ गया, तो अब 1 हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, गजब चीज। बताओ इन तीनों का एवरेज क्या होगा, 11 + 16 + 12 डिवाइडेड बाई 3। जल्दी करिए और बताइए कितना आया। 10,000 हट गया, 12,000 आ गया, समझ गए आप। इन तीनों का अब एवरेज निकाल के बताइए कितना आया। एक्सक्यूज मी, 13,000। और अब वो 2 3 4 का आया तो किसके अगेंस्ट लिखा जा सकता है, 3 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट। ऐसे अगला अगला क्या करोगे, अब 2 हटा के 5 लाओगे, करते चलो, देखो लास्ट कहां तक निकाल सकते हो आप। तो नेक्स्ट हो गया अब आपको इन तीनों का निकालना, और वो 4 के अगेंस्ट आएगा। चलिए करते चलिए अब एक एक करके। 14,000। नेक्स्ट 3 का कीजिए, एक एक हटेगा एक एक आएगा, जल्दी जल्दी करते चलिए। एट के अगेंस्ट मैं 7 के अगेंस्ट लिख दिया, क्या 8 के अगेंस्ट कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एवरेज अगर 8th ईयर पे निकालना है तो उसके आगे का डेटा चाहिए था। तो अब हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम अगला 3 साल काउंट करने लगे 7 8, हमें अगला डेटा नहीं पता, तो हम मूविंग एवरेज सिर्फ इतने ही साल का निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे वेट्स दे देता, वेट्स मतलब ईयर 1 हमारे लिए वेट 1, ईयर 2 हमारे लिए 2, ईयर 3 हमारे लिए 8, ऐसे कर करके कुछ वेट्स दे देता, जिसमें हमें मालूम है हमारा रिसेंट ईयर्स हमारे लिए ज्यादा वेट होने चाहिए और दूर के थोड़े कम वेट्स होने चाहिए। तो अगर वेट्स दे देगा तो वेटेड एवरेज निकालते हैं। देखो बता रहा हूं, क्या ये सिंपल एवरेज पहले निकालना आ गया 3 इयर्स का, ठीक है। सपोज सर इससे फिर आगे क्या, आगे क्या बताऊंगा वो छोड़ो। सपोज इन अबव, पहले सीख तो लो क्या होता है क्वेश्चन या एग्जाम्पल। ईच ईयर फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 8 is having weights as 1, 1, 2, 3, 8, 8 नहीं 5, 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 साल का मैंने वेट्स दे दिया, यानी ईयर 1 to 8 हमारे वेट्स ये हैं, वेट्स ये हैं।
मैंने वेट्स दे दिया। सो कैलकुलेट 3 year weighted moving averages। अब आप क्या करोगे, सेम टेबल बनाओगे बट एवरेज निकालते वक्त वेट्स को भी कंसिडर करोगे। कैसे सर लिखेंगे सॉल्यूशन? ये काम हम फाउंडेशन में कराते हैं आप लोग को। ईयर्स सेल्स वेट्स 3 year weighted moving average 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सेल्स का डेटा कॉपी पेस्ट, वेट्स 1 1 2 3 5 6 6 10। क्या इतना सबने उतार लिया तो बताएंगे। अब जब हम पहला 3 साल का निकालेंगे, पहला 3 साल का, तो अगेंस्ट तो पक्का 2 के ही लिखेंगे, बट अब आएगा कैसे? देखो वेट्स आ गया। पहले क्या किया था आपने, 10,000 11,000 16,000 को ऐड करके डिवाइड बाई 3। जब वेट्स आता है तो क्या फॉर्मूला होता है बताओगे? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। अब ये जो पहला वाला डेटा आएगा ये कैसे आएगा? समेशन ऑफ वेट इंटू वही एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या वही बोलो समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। पढ़ते थे कि नहीं बचपन में? एवरेज, वेटेड एवरेज। तो क्या करना होगा बताओ तो सर, मैथमेटिकली देखा जाए तो हो गया क्या, 10,000 इंटू 1 प्लस 11,000 इंटू 1 प्लस 16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। यहां लोग गलती करते हैं, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, क्योंकि वेट्स का टोटल से डिवाइड करना है ना कि ईयर्स। यहां गलती करते हैं, मैं बता दूं यहां लोग गलती करेंगे, सुन लेना। डिवाइडेड बाई 4, अरे सर 4 कैसे, 3 ईयर था बाबू। वेट्स, वेट्स समेशन ऑफ वेट्स 1 + 1 + 2। बताइए कितना आया वंशत? 13250, 13250। अब वैसे ही अगला 3 करने के लिए वेट्स यूज करना है। 11,000 का वेट 1, 16,000 का वेट 2, 12,000 का वेट 3 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट्स 6, 13,167 टाइप्स आया। क्या ऐसे ही आप 7th ईयर तक का डेटा मेरे को करके दे देंगे? कंप्लीट करो आप ये वाला डेटा पूरा, दिमाग लगा के अच्छे से बता दूं क्या करना है। कंप्लीट कर लोगे? कंप्लीट करो।
ओके, बन गया सबसे गुड। तो डेटास आर एज फॉलोज एज गिवन बाय सुधांशु। लेट्स सी सही है कि नहीं, लिख लेता हूं। 1380015286 17529 और 18091। हो गया, हाँ ठीक है, समझ गया था, आप कर लोगे, समझ गए। तो सर क्या होता है इसके माध्यम से, इसके माध्यम से यही बोलता है कि अब बताओ कि आने वाले साल के लिए क्या है, अगर हमें सेवेंथ ईयर के अगेंस्ट का मूविंग एवरेज लेके चलना है, तो सेवेंथ ईयर के अगेंस्ट का मूविंग एवरेज से हम अगले साल का प्रोजेक्शन इसको भी बोल सकते हैं। सेवेंथ ईयर के मूविंग एवरेज के अगेंस्ट पे 10% और जोड़ना है, जैसे भी बोलेगा तो नाइन्थ ईयर का आ जाएगा। लिखना, देयरफॉर व्हाट वुड बी sales projection of ninth year if we use seventh year, या सेवेंथ ईयर नहीं लिख के लिखो आप, वही 3 ईयर मूविंग एवरेज, वो भी कौन सा, वेटेड वाला, ऑफ सेवेंथ ईयर as the value of ninth year। नाइन्थ ईयर का वैल्यू अगर हमें लगता है सेवेंथ ईयर के अगेंस्ट में जो 3 साल का मूविंग एवरेज आया वो आंसर है, देयरफॉर सेल्स प्रोजेक्शन ऑफ नाइन्थ ईयर इज इक्वल्स टू, बताइए क्या हो जाएगा, 18091 यूनिट्स, खत्म। क्योंकि ये सेवेंथ ईयर के अगेंस्ट का वो था, कुछ भी दे सकता था बट मैंने यही बोल दिया। समझ गए। चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर, ये था 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज in example number 1 we need to calculate 4-year centered moving average। अगर 4-year सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है तब क्या, मतलब इसी ऊपर एग्जाम्पल में जब 3 साल का निकाल रहे थे ना तो बड़ा आराम था, 1 2 3 में 2 के अगेंस्ट लिख लिए, फिर 2 3 4 में 3 के अगेंस्ट लिख लिए, बट मान लो पहले 4 साल का निकालोगे तो कहां आएगा डेटा, बताइए। सेंटर में आएगा, बीच में, सेंटर्ड मतलब बीच में, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में, इसको बोलते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना। ओ अच्छा, तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे आता है सिखाता हूं, बट पहले बोलो बात समझ में आ रहा है, क्या बात किया मैंने, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। उसके बाद हर एक का मूविंग एवरेज कैसे आएगा प्लीज सीखिएगा, यानी जब इवन ईयर का मूविंग एवरेज आता है तो क्या, ऑड ईयर का होता है तो क्या, बस ये सीखना था। यानी इवन ईयर के केस में हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालते हैं और ऑड ईयर के केस में नॉर्मल जैसे अभी किए। सेम इसमें भी वेटेड और ये सब आने लगेगा, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो सर आप क्यों करा रहे हो, टाइम पास तो करना बनता है ना दोस्त। ये सब पुरानी यादें ताजा करने। इंस्टीट्यूट बुक में आपके सिर्फ ये टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं,
इलस्ट्रेशन स्टार्ट सीधा रिग्रेशन से होता है दोस्त, बट मेरे को करवाना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर के लिए एमसीक्यू में आ सकता है क्या निकालने सर, सेंटर्ड मूविंग एवरेज, जैसे आपके फाउंडेशन के टॉपिक में भी था। मैं दिखाऊं सीएमए फाउंडेशन, नहीं इधर से ही दिखाना पड़ेगा। सीएमए फाउंडेशन, क्या करूं बच्चे, आप हमारे नन्हे मुन्ने राही हो, देश के सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप ही के साथ टाइम पास कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं बताओ। तो खुल गया, ये देखो इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज बोल के एक चैप्टर है, ठीक है, एकदम आखिर में जाते हैं। मैं तो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आ गया, राइट। तो ये देखो मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट 4th ईयर। ओए 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन, 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट 4th ईयर। देखो सेल्स का ही डेटा है, ईयर्स का डेटा है, फाउंडेशन में 2 मार्क के लिए आता है, तो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, आया नहीं है बट आ सकता है। क्या आप मेरे को इसका आंसर अगले 15 सेकेंड में टाइप करके दोगे? 15 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फाउंडेशन का, कैलकुलेटर उठाइए और अगले 15 सेकेंड में आंसर बताइए। 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट 4th ईयर। सर 15 सेकेंड में टेबल बनाने में ही टाइम लगेगा। अरे नहीं बनाना है, दिमाग लगाओ। 4th ईयर के अगेंस्ट सिर्फ मांगा है, हर साल का नहीं मांगा। तो 4th ईयर के अगेंस्ट का मूविंग एवरेज निकालना है 5 साल का। 4th ईयर के सामने क्या आएगा? 4th ईयर के सामने 5 साल का मूविंग एवरेज। बताओ 4th के लिए 5 साल क्या 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 क्या? 2, 3, 4, 5 और 6। 4 से पहले 2, 4 के बाद 2, क्योंकि 5 ईयर बोला है, 3 ईयर नहीं। 3 ईयर बोलता तो 3, 4, 5 करते। 5 ईयर बोला है तो 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 का जितना सेल्स का डेटा है ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 आंसर, डिवाइडेड बाई 5 आंसर, यानी 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 5 आंसर 4.36। हाँ या ना बताओ? तुम लॉलीपॉप, ये सब 2 मार्क का फाउंडेशन में आया करता था। चलो ये वाला करके दिखाओ। 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज अगेंस्ट 4 ईयर, जिसमें वेट दे दिया 1, 4 और 1। अगेन 3 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट 4th ईयर, बट वेट्स दे दिया 1, 4, 1। तो मतलब 4th ईयर के अगेंस्ट के लिए 3, 4, 5 और वेट्स हो गया इनका 1, 4, 1।
तो 3 के लिए हम 15 के नीचे वेट क्या देंगे 1, 4 के लिए वेट क्या दे देंगे 4, और 5 का डेटा के लिए 1। तो 15 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 नहीं, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट्स विच इज 6। हाँ बहुत पुराना फाउंडेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो अब सीख लो तो क्या बड़ी बात है। बीकॉम हुआ होगा, वहां भी था। 15 इंटू 1 m प्लस 17 इंटू 4 m प्लस 18 इंटू 1 m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू आंसर। क्या बच्चा लोग कर पा रहे हो? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, समझे हम क्या कहना चाह रहे थे इतना देर से। ये सब फाउंडेशन में था, हिंट में नहीं, बट फाउंडेशन की बातें रिपीट कर रहा हूं। सर क्या बात है सर, सर बट हम लोग वो गलियां छोड़ आए। अरे छोड़ के नहीं आना है, कभी कभी गुजरना पड़ेगा वापस, तब यादें ताजा हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो सेंटर्ड मूविंग एवरेज सिखा के इस टॉपिक को खत्म करते हैं कि सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे निकलता है। जब आप सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालोगे ना, तो आप एक काम करना, ईयर्स में एक एक गैप छोड़ के लिखना। ओ, क्योंकि बीच का डेटा चाहिए। इस बार जब आप डेटा बनाओ एक एक साल छोड़ के लिखना, ठीक है। सेल्स का वो डेटा लिखो, बगल में लिखना आप सेंटर्ड, सेंटर्ड नहीं, पहले लिखना आप 4 ईयर एवरेज, मूविंग एवरेज, और फिर लिखना आप 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सर ये क्या बात हुआ, इस बार आपने दो दो बात लिख दिया। यस, एक लिखना 4 ईयर मूविंग एवरेज और एक लिखना 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो 4 कॉलम बनाएंगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, सेल्स का डेटा लिखेंगे। सेल्स का डेटा वही एग्जांपल 1 कंटिन्यू हो रहा है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए यही डेटा को। 10,000, 11,000, 16,000, 12, 14, 18, 2017 लिख लिया सबने। 8 साल का डेटा रेडी। अब देखो 4 ईयर मूविंग एवरेज 4 साल का, यानी किसका किसका किसका, इन चारों का। कहां आएगा डेटा, बीचों बीच। तो इस बार हम यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यानी कोई भी ईयर्स के अगेंस्ट कोई डेटा नहीं आएगा इधर, कोई भी ईयर के अगेंस्ट। जो आएगा बीच में आएगा, और ना 1 और 2 के बीच में आएगा। सबसे पहला कहां आएगा बताइए, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच का डेटा क्या आएगा बता सकते हैं आप, 10,000 प्लस 11,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,250। करेक्ट, करेक्ट। अगला डेटा 2, 3, 4 और 5 के बीच में, यानी कि 3 और 4 के बीच में यहां आएगा। क्या आएगा यहां पे डेटा बता सकते हैं आप, 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4, 13,250। ऐसे ही आगे 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4, 15,000। अगला 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, 16,000। फिर आएगा आपका 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4, 17,250। और ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही आप अगला 3, 4 लेने लगोगे आपके पास डेटा ही नहीं है, यानी 7 और 8 के बीच का भी नहीं निकलेगा, 1 और 2 के बीच का नहीं निकलेगा और 7 और 8 के बीच का नहीं निकलेगा। 4 ईयर मूविंग एवरेज लास्ट 6, 7 के बीच का है। बोलो यहां तक ओके है सबको?
बट हमें बीच का डेटा नहीं चाहिए, हमें ईयर के अगेंस्ट का डेटा चाहिए। जैसे यहां अगर मांग लेता आपको कैलकुलेट 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज अगेंस्ट 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 फिफ्थ ईयर, मेरे को फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट चाहिए, मतलब मेरे को ये डेटा चाहिए फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट। सर ये डेटा चाहिए एक्चुअली, जो कि निकल नहीं सकता, बट अब आप बोल रहे हो चाहिए, चाहिए तो कैसे निकालोगे? फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट ही चाहिए, बीच का नहीं चाहिए, फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट का चाहिए, क्योंकि ईयर का ही चाहिए। भले ये मदद किया हमें पहले बीच निकालने का, फिर क्या करे बताओ? एवरेज है, सिंपल एवरेज है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसका निकल सकता है? सबसे पहले हम धर्माधर्मी 3 का निकाल सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे इन दोनों का सिंपल एवरेज कर दो, दो डेटा का सिंपल एवरेज कर दो, तो हर एक के बीच का डेटा निकलने लगेगा। बताओ तो 12,250 प्लस 13,250 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12,750। ऐसे ही 13,250 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 के अगेंस्ट आ जाएगा आपका 14125। फिर 15 और 16 के बीच का 15,500, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हो गया यहाँ 15,500। बट हम सारा ही निकाल दे रहे हैं एक बार आपके लिए। 16,620, बस इतना ही निकलेगा। 7-8 का नहीं आएगा, 1-2 का नहीं आएगा, यही 4 साल का सेंटर्ड मूविंग एवरेज आएगा। 8,000, 8,000 कहां से आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, 15 और 16 का एवरेज 15,500। दो का, क्योंकि सिंपल एवरेज करना होगा अगर ईयर के बीच का निकालना है, तो सेंटर्ड आ गया, दो बीच बीच का, तो उन दोनों के वापस बीच का निकालने के लिए सिंपल एवरेज। तो फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट ये आंसर हो गया, क्योंकि हमें ईयर के अगेंस्ट चाहिए। इसको बोलते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट फिर भी कराना जरूरी है। देखो क्लियर है? मूविंग एवरेज का कंसेप्ट होता है यहां कंप्लीट।
परफेक्ट, डन डन डन। तो हमने मूविंग एवरेज के ऊपर बातचीत कर लिया, एग्जाम में नहीं आता है फिर भी करवा दिया आपको, है कि नहीं। सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल में हमने बोला कि ऑड ईयर्स एंड इवन ईयर्स, वैसे ऑड ईयर्स एंड इवन ईयर्स। डेटा नहीं, इवन ईयर डेटा नहीं, ऑड ईयर डेटा नहीं, एवरेज, ऑड ईयर एवरेज, इवन ईयर एवरेज, ठीक है ना। वैसी ऑड ईयर एवरेज, इवन ईयर एवरेज। इसमें हमने क्या सीखा निकालना, बता सकते हो, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। वही चीज इसमें भी, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। मतलब अगर ऑड ईयर मूविंग एवरेज है, जैसे कि 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, तो ये, और अगर 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर्स, तो ऐसे। डन। हो गया यहां तक, चलो। तो नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, 2 मैंने करा दिया, सॉरी 3 था ये, 4, हेडिंग नंबर 4 लिखिए, सेल्स फोरकास्ट यूजिंग रिग्रेशन स्लैश कैजुअल स्लैश टाइम सीरीज एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डन है, लिखेगा। इफ a sales data is perfectly related with any variable at a time, at a time मतलब other things, other variables remaining constant। क्या कहने का मतलब सर, सेल्स कई चीज पे डिपेंड करते हैं। सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ मेनी थिंग। सेल्स कस्टमर के बिहेवियर पे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजिकल बिहेवियर, और सप्लायर्स का क्या स्ट्रेंथ है, कंपटीटर्स कितने हैं, साल क्या पिछला गया, कैसा साल था, आने वाला साल कैसा है। तो इन सब चीज पे डिपेंड करता है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक वेरिएबल पे सेल्स को जज करे और वो उससे परफेक्टली रिलेटेड है, जिसको आप लोग बचपन में भी बहुत बार ऐसे बोलते थे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटिरस पेरिबस, तो एक का डेटा एक के ऊपर एकदम परफेक्ट रिलेशन रखता है। यानी परफेक्टली रिलेटेड का मतलब लाइक say if ये then we can calculate the value of new sales based on any point of
वेरिएबल या वही डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एनी पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी एनी पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना। जैसे एग्जांपल, मान लो सेल्स डिपेंड्स अपॉन, सेल्स डिपेंड्स अपॉन, तो ये वाई हो गया हमारे लिए, ऑन ऑन sales depend upon, suppose factor of, say for example customer preference, और कस्टमर प्रेफरेंस हमारे लिए एक्स हो गया, एक्स हो गया, कस्टमर प्रेफरेंस सेल्स, कस्टमर प्रेफरेंस मैंने आपको दे दिया 10, 12, 15, 20, 25, ठीक है, और सेल्स का डेटा दे दिया आपको उस केस में 25, 29, 35, 45, 55, ठीक है। लिखो, फाइंड एक्सपेक्टेड सेल्स इफ कस्टमर प्रेफरेंस इज 13, 26, 50। तीन केस का एक्सपेक्टेड सेल्स निकालना है। अगर मान लो हमारा कस्टमर का प्रेफरेंस का जो नंबर है वो है 13, 26 और 50। कैसे आया ये वेरिएबल्स आप वो भूल जाओ, आप एक बार देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि कस्टमर का प्रेफरेंस को अगर पॉइंट्स दे, नंबर्स दे, और सेल्स को भी नंबर्स में लिखे, तो एक्सपेक्टेड सेल्स निकालो अगर कस्टमर का प्रेफरेंस कुछ ये है। यानी कस्टमर प्रेफरेंस को मैंने वेट्स दे दिया 10, 12, 15, 20, 25, और अब आपसे कुछ पूछ रहा क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है, फिर भी इसको मैंने नंबर्स दे दिए और उसके बाद आपसे ये मांग रहा हूं। क्या आप निकाल सकते हो 13 पे कितना होगा, 26 पे कितना होगा, 50 पे कितना होगा? ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो कि इन सब के बीच में क्या कोई परफेक्ट रिलेशन है क्या? यानी इज देयर एनी परफेक्ट लीनियर रिलेशन? क्या है भी क्या? कोई परफेक्ट लीनियर रिलेशन है भी क्या? चेक करो। अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशन दिख रहा है तब तो सर उसके बाद हम कोई का भी निकाल देंगे। आप पूछिए तो सर ही, देखो आपको कुछ परफेक्ट लीनियर रिलेशन दिख रहा है क्या? आंखों देखा हाल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एग्जाम में नहीं आएगा। नॉट सीन यानी एकदम एब्रप्ट केस है, इजीएस्ट केस है सुधांशु है, ध्यान से देखिए, है, ध्यान से देखिए, है। जैसे कि हेयर लीनियर लाइन मतलब होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। याद है आपको, बचपन में ये सब बात आप कर रखे हो। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद है? m was slope, c was intercept, m is the slope, c is the intercept of y axis, and it can be seen y is linearly related to this। कैसे सर दिखाऊं? यहां पे सेल्स ना 2x प्लस 5 है, चेक करो हेयर y is equals to 2x plus 5।
वही जो आप देखते हो, अगर ये 2 से बढ़ रहा है तो ये कितना से बढ़ा, देखो 4 से, 4 से तो डबल से बढ़ रहा है देखो, तो ये 3 से बढ़ा तो देखो ये 6 से बढ़ा होगा। यानी अगर ये आगे 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 जाना है तो आपको पता है कैसे बढ़ रहा है, और कांस्टेंट फिगर है 5। ट्रेंड दिखेगा आपको हर बार। ये आता कैसे है, एक तो बाय ऑब्जर्वेशन, इंटू 2+5 इंटू 2+5 हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल स्किल्स। अदरवाइज मैथ सॉल्व करके भी होता है, विच इज 25 इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू 10+c। यानी आप इसको डिराइव भी कर सकते थे जैसे अपने किए थे। लीनियर रिलेशन होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे निकलता है वैसे ही स्लोप पहले आ जाएगा, चेंज इन, अगर एक लाइन में है चेंज इन y बाई चेंज इन x, और उसके बाद इंटरसेप्ट निकालना है कोई भी एक पॉइंट से। बट जनरली बाय ऑब्जर्वेशन करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन मतलब देख के दिखा। क्या ऐसा एग्जाम में आएगा? नहीं, नहीं आएगा, वेरी वेरी नहीं, या लिखो नो चांस इन एग्जाम। तो सर आप जो एग्जाम में नहीं आएगा पहले तो वो सब पढ़ा रहे हो, सीधा एग्जाम वाला पढ़ाओ ना। अरे बाबू बेस क्लियर करो, नहीं तो फिर कैसे वो टॉपिक आया समझ में ही नहीं आएगा। लीनियर रिलेशन, परफेक्ट रिलेटेड मतलब परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड। मैंने पहले वर्ड लीनियरली नहीं लिखा, कंफ्यूजन होता, बट लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। नो चांस इन एग्जाम की डायरेक्ट लीनियर रिलेशन हो, ऊपर जाके लिखेगा नो चांस इन एग्जाम। परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड, नो चांस इन एग्जाम। जैसे कि यहां एग्जाम्पल, तो अब क्या कोई भी एक्स पे आप वाई दे सकते हो? बिल्कुल। देयरफॉर y at x is equals to 13, y at x is equals to 26, y at x is equals to 50। क्या निकाल सकते हो आप सब में? 13 इंटू 2+5 31। 5 कहां से आया? एक्स्ट्रा है तो +5 हर केस में हो रहा है। कांस्टेंट भी तो होता है, सिर्फ डबल थोड़ी होता है। अच्छा डबल हो रहा था खाली, 10 इंटू 2 करने से आ रहा है क्या 25? 10 इंटू 2+5 हो रहा है, तो अगला वाले में भी हो रहा है देखो, 12 इंटू 2 24+5, 15 इंटू 2 30+5। हाँ तो लीनियर रिलेशन है, कुछ कांस्टेंट भी है साथ में। कहां से आया मतलब देख के आया, और अगर दिख नहीं रहा है तो मैथ आता है, सो मैंने सिखाया हुआ भी है। 25 इज इक्वल्स टू m इंटू 10+c, और एक हो जाएगा आपका 29 इज इक्वल्स टू m इंटू 12+c। अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करते थे लेस करके, तो यहां आता था 4 और ये लेस होके आ गया 2m, तो आपका m का वैल्यू 2 है वो ओके, बट c भी तो निकालना पड़ेगा। m अगर 2 है तो कांस्टेंट यहां 2 पुट करोगे तो 25 माइनस 20 c5। करना नहीं है ऐसे एग्जाम में, ये सब ऐसे नहीं करना है, आएगा ही नहीं। ऑब्जर्वेशन देख के इस दिख रहा, तो यहां पे हो गया हमारा 13 इंटू 2+5। अगला वाला बताइए, 26 इंटू 2+5, करेक्ट? निकालते चलिए। 50 इंटू 2+5, क्या आ गया हमारा सेल्स का डेटा 3x पे अलग अलग। ये होता है लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन, क्या ये लीनियर रिलेशन एग्जाम में देखने मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सर आप तो ना एकदम बदमाश हो, बिल्कुल कलयुग है दोस्त, कलयुग, बदमाश ही रहना ठीक है। एक्स और वाई पे हमने एक स्ट्रेट लाइन का मुआवजा किया, जहां ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। m का c का मतलब ये c होता है, और m का मतलब जो एंगल वो x एक्सिस पे बनाता है, एंगल एट x एक्सिस। सर ये सब मत पढ़ाइए, इज योर m। और ये जो y
एक्सिस को जहां ये स्ट्रेट लाइन काटता है और ये जो हाइपोथेटिकल मैंने लाइन बनाया उसके बाद कंटिन्यू किया, मतलब स्ट्रेट लाइन तो कितना भी लंबा जा सकता है ना, इधर इधर, तो जो वो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। एंगल एट एक्स एक्सिस को एम बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus c। हाँ, पांचों में बैठ रहा था, इसीलिए परफेक्ट रिलेशन है। कोई एक में नहीं बैठेगा तो परफेक्ट नहीं है, एक से आया दूसरे से नहीं आया तो मतलब देयर इज नो परफेक्ट लीनियर इक्वेशन। अभी दूंगा अगला एग्जांपल। क्या यहां तक ओके है? एक स्ट्रेट लाइन बैठ रहा है, हर एक पर्टिकुलर एक्स पे एक वाई आ रहा है, तो अगर मैं कोई भी एक्स का डेटा मांगूंगा तुम तो क्या उस वाई का वैल्यू बता दोगे? बिल्कुल बता दूंगा सर। C is nothing but intercept of y axis, m is nothing but slope ऑफ द लाइन, विच मीन्स कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे। मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्यों। जैसा बोला थोड़ा बहुत आता है तो बताना जरूरी। डन? समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या बोलना चाह रहा हूं धीरे धीरे, और ये आगे जाके मैं आपको बता दूं जब आप सीएमए बनोगे पक्का याद करोगे, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन काम करने के बाद एज अ सीएमए आपको ये अंदर ही अंदर फील होगा कि यार वो आदमी जो बात बोलता था ये सब आज हमें प्रैक्टिकली करना पड़ रहा है। आप जाके करोगे क्या? यही सारी चीजें का तो कैलकुलेशन आपको करना है। कैसे आने वाले साल का आपको क्या लग रहा है, आप क्या करोगे वहां जाके बाबू? आपको तो यही सारी चीजें बतानी है। डिविजनल हेड होंगे आप, आने वाले साल का सेल्स प्रोजेक्शन करोगे। मजा तो इसी काम में ना। बताओ ना, आप पैसा किसको दोगे? उसको जो बताए आपको कि कल तुम्हारे साथ ये हुआ, कि ये जो तुमको बता दे कल तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और आप भी क्या हो? ज्योतिष। आप लोग कोई कंपनी के ज्योतिष बनने वाले हो? जैसे अपने कोई हाथ देख के बताता है ना कि कल क्या हो सकता है, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, क्या पैसा आएगा, कब मरोगे, कैसे मरोगे, ये कोई बताएगा तो तुम्हारे लिए क्या है? वो भगवान। उसको पैसा दोगे कि नहीं? मुंह मांगा रकम। अगर वही चीज आप कंपनी का बता दोगे कि कल क्या होने वाला है, तो वो आपको मुंह मांगा रकम देगा। उसके लिए विद्या हासिल करनी होगी। उन्होंने भी विद्या हासिल की और आपको भी विद्या हासिल करनी होगी, और यही वो विद्या है। पढ़िए। सर तो क्या हमें ये सब कॉपी पेस्ट में करना होगा? बिल्कुल नहीं, इनके सॉफ्टवेयर होंगे, बट ये सब चीजें के पीछे का रैशनल समझेंगे नहीं तो सॉफ्टवेयर में डेटा भी कैसे डालोगे? इनपुट तो तुम्हारा ही देने का काम है। सॉफ्टवेयर तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। डे वन से डेफिनेशन सुनना चाहिए। मैं ये सुनता हूं बच्चे बोलते हैं एआई आ गया, अब हमारा क्या काम? अरे बाबू, एआई को तो पहले इनपुट देना पड़ेगा। वो कौन देगा? इंसान ही तो देगा। तो सही इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे सही आएगा? वो तो प्रोसेस करना जानता है। प्रोसेसिंग वाला काम अब इंसानों के हाथ में नहीं है। तो चलो ठीक है, राइट इनपुट देना तो आना चाहिए। तो ये कभी मत बोलना एआई हमारा काम खा जाएगा। एआई कभी काम नहीं खा सकता। जिसको एआई आता है वो आपका काम जरूर खा सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी छोटे मुंह से, समझिएगा। लिख लिया यहां तक सबने? ग्रेट। चलो नीचे लिखना। नाउ इफ देयर इज नो परफेक्ट लीनियर रिलेशन
between x and y, then how to calculate the value of different y's based on न्यू x। सारे न्यू x पे कितने y's आएंगे ये निकालेंगे कैसे? जैसे एग्जाम्पल एक्स वाई, अब मैं ज्यादा वो सेल्स और वो नहीं लिख रहा हूं, एक बार अब समझाना चाह रहा हूं टॉपिक को वापस। तो एक्स और वाई, ठीक है, लिखो 10, 15, 17, 20, 2 लाख, 2.21 लाख, 3 lakhs, 2.8 lakhs। क्या कोई मैथमेटिकल रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखो ना, अचानक से तो मैंने गिरा और दिया, अब्रप्ट डेटा है, अब्रप्ट डेटा है। 10 पे 2 लाख, 15 पे, सर ये 10 क्या है 15 क्या है वो छोड़ो, एक पॉइंट पे एक पॉइंट का वैल्यू। सो कैन यू ओवर हेयर डायरेक्टली कैलकुलेट कोई भी y पे कोई भी x, कोई भी x पे कोई भी y? नो, नो, देयर इज नो लीनियर रिलेशन, नो लीनियर रिलेशन। जैसे अगर मैं इनको प्लॉट भी करूं तो देखिए क्या होगा आपके साथ। यहां मान लो ये 10, 15, 17, 20 रैंडम है। हाँ, 10 पे मान लो ये हो गया आपका, यहां कहीं था 2 लाख, 2 लाख के बाद 2,15,000 और इधर 2,21,000, 17 पे कुछ 3 लाख समथिंग हेयर, और उसके बाद 20 पे 280 समवेयर, समवेयर। तो क्या इन पॉइंट्स में कोई लीनियर रिलेशनशिप है? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे जुड़ा, फिर ये ऐसे जुड़ा, फिर ये ऐसे जुड़ा, देयर इज नो लीनियर रिलेशन। चेक कीजिए। तो अब क्या करें? अगर कोई भी x पे कोई y मांगेगा तो कैसे निकाले? क्योंकि हर एक दो दो पॉइंट का स्लोप अलग अलग आ रहा है। अगर आप ये दो लाइन को कंटिन्यू करेंगे तो अलग एंगल, ये दो लाइन को कंटिन्यू करेंगे अलग एंगल, ये दो पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे अलग एंगल, ये दो पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल ही अपोजिट एंगल। तो इस वजह से अब कोई भी दो पॉइंट सेम आंसर नहीं देगा। और यहां रिक्वायरमेंट आया, सो नाउ व्हाट टू डू, वी नीड टू फ्रेम अ रिग्रेशन लाइन। हमें धर्माधर्मी एक रिग्रेशन लाइन लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यानी हमें जबरदस्ती एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, लिखो। तो नाउ टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ब्रैकेट में एस्टिमेटेड y, we need to find a regression line which is linear line between
y एंड x, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, कि y कैसे डिपेंड करता है x पे। इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे लिए y हमेशा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या है इन आवर सिलेबस, सेल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी, एनी अदर वेरिएबल एट अ टाइम, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक वेरिएबल, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक वेरिएबल हो सकता है। मैंने ऊपर लिखाया भी था एग्जांपल, कस्टमर प्रेफरेंस, टाइम, एक्सेट्रा। करेक्ट, लिखना, दिस रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस if x is if x is in years यानी पीरियड। अगर x में हम ईयर, सेल्स का ईयर्स का डेटा लिख रहे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम साल पकड़ रहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम साल पकड़ रहे, तो हमारे लिए इस रिग्रेशन एनालिसिस को हम बुलाते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। और अगर कुछ और ले रहे हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस, ऐसे टाइम भी लोगे तो रिग्रेशन, बट एक पर्टिकुलर नाम आया, अगर एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिख रहे हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए, टाइम सीरीज। यानी अगर हम यहां पे x में ईयर्स ले रहे हैं और यहां y में सेल्स ले रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। और अगर ईयर्स की जगह कुछ और है तो वही नॉर्मल कोरिलेशन, कैजुअल रिलेशन बिटवीन द टू variables at ceteris paribus, other things remaining constant। कैसा लगा सर, मजेदार, मस्त लग रहा है, कुछ अच्छा पढ़ने वाले, समथिंग इंटरेस्टिंग अगेन। ये रिग्रेशन एनालिसिस हमारे फाउंडेशन में था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बोल के, बट मुझे मालूम है आपको ना कुछ याद है ना, मैं उम्मीद करता हूं मैं फिर से सही से समझाऊंगा, क्योंकि 7 मार्क का समझ आएगा। जब मैं वहां बोलता था कि आगे जाके आपको ये एग्जाम में आएगा, इंटर में, फाइनल में, तो आप लोग इररेलीवेंट होके सुनते थे कि यार क्या तो है, बट अब आपको बता दूं, फिर से सीखना इसीलिए पड़ेगा। कंप्लीट करो तो एक थम्स अप देना, यहां तक का लिखना हो जाए।
हो गया? ग्रेट, मजा आ गया मुझे तो आप लोग का बात देख के, समझने का तरीका, सुनने का तरीका मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। वेरी अटेंटिवली आपने इस सारी बात को सुना है और मुझे भी बड़ा मजा आया क्योंकि मैंने बड़ा इंटरटेनली पढ़ाया है। क्या आपको मजा आया सीख के? कुछ नई नई बातें, अच्छा ऐसे सोचते थे, अच्छा करना क्या है, कैसे करना है वो तो सीखेंगे, बट मजेदार चीज, बहुत मजेदार चीज। टफ लगता है लोगों को, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों करते हैं तो टफ नहीं लगेगा। मैंने पूरा पहला क्लास सिर्फ इस बात पे झोंक दिया कि क्यों हुआ ये। डन है? आइए बताता हूं अब आगे क्या। जबरदस्ती का लीनियर लाइन लाना है तो कैसे करते हैं अब इस चीज को, यानी हाउ टू अंडरस्टैंड दिस रिग्रेशन एनालिसिस। आइए नीचे लिखना, देयरफॉर हाउ टू फाइंड regression line y on x। लिखना, the method of regression line is called method of least square। बुलाते हैं इसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें हम मिनिमाइज करते हैं समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। क्या है ये सब बता रहा हूं, लिखो तो सही। मेथड ऑफ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बिल्कुल, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या बुलाते हैं ये मिनिमाइजिंग समेशन ई आई स्क्वायर? बताता हूं। जैसा अभी आपको बोला, यहां है y, यहां है x। मान लो कुछ ये 5 पॉइंट्स थे और हमने इन 5 पॉइंट्स से बनाना है एक लीनियर लाइन। लीनियर लाइन ये बोलता है कि हमें इनके बीच का लीनियर रिलेशन अगर ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास जो x1 है, x2 है, x3 है, थोड़ा सा आगे बना देता हूं, x4 है, x5 है, 4 5 x पे हमें वैल्यूज ऑफ y पता है, बट वो तितर बितर है। हमें एक लीनियर लाइन लाना है। कैसे लाए वो लाया जाता है जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, तो वी वांट कि जो ओरिजिनल y है, असली y, ये असली y है, विच इज y1, और ये जो वैल्यू आया ना, ये जो वैल्यू, ये नकली y है, इसको हम बोलते हैं y1 टोपी है। क्या बोला? y1 टोपी। टोपी क्यों पहनाया पता है? इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, क्योंकि ये सही नहीं है ना। लीनियर लाइन पे y ये बन जा रहा है, यानी इस x पे, x1 पे ये y दिख रहा है जबकि ओरिजिनल y है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल y एंड दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड y। तो आपने y को टोपी पहनाया है, टोपी, इसीलिए टोपी y। अरे ऐसे मत याद करना, ये साइन होता है एस्टिमेट का, रफ का, और हम इसको बोलते हैं टोपी y। भाई टोपी y सर, क्योंकि आपने टोपी पहनाया। सुंदर लाल हो आप, आपने y को छुपा के नकली y दिखाया, क्योंकि x1 पे y असली वो है, बट ये लाइन बनाने की वजह से अब ये y1 लग रहा है। क्या चाहते हो? ये जो गैप्स हो, ये y2 और नकली y2, y3 और नकली y3, y4 और नकली y4, y5 और नकली y5 के बीच का गैप कम हो कि बेसी हो, हर एक गैप को हम एरर बोलते हैं। ये एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4, एरर 5। क्या चाहते हो आप? ये एरर्स कम हो कि बेसी हो? कम से कम हो। और ये जो वर्टिकल लाइन हमने बनाया है, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम नकली y टू असली y,
के बीच का गैप, इनको मिनिमाइज करना है, कम करना है, तब एकदम सही लाइन बनेगा। बट कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो इस बात को ठीक करने के लिए पहले इनका स्क्वायर किया गया। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी यही बोलता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालो, जबकि मीन डेविएशन याद है मॉड वैल्यू ले लेता था। तो मैं मॉड की जगह स्क्वायर वैल्यू ज्यादा अच्छा लगा, और इसीलिए वहां पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेथड था। और यहाँ पे भी वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सब जानते हैं, और इस वजह से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। तो इसका स्क्वायर वैल्यूज को मिला के मिनिमाइज करना इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सर मिनिमाइज कैसे होता है? मिनिमाइजेशन का टेक्निक, सिंस ये एक कर्वी लीनियर रिलेशन है, लीनियर नहीं है अभी ये एरर्स, कर्वी लीनियर रिलेशन है, उसको डिफरेंशिएशन से करते हैं, जो कि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसके लिए हमें यहां बात नहीं करूंगा, बट उससे डिराइव होके ये लाइन बना। और एक बार एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो वी नो y इज इक्वल टू वाई एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं? तो आइए इसी बात को हमने बनाना है कॉपी में आप लोग को, और लिखना है नीचे एक एक करके। एरर आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई टोपी आई है। वाई टोपी आई, आई मतलब वही वन है तो वन, यानी ओरिजिनल वाई, ये सब एमसीक्यू में भी पूछता है, माइनस एस्टिमेटेड वाई, इसको बोलते हैं हम एरर। और रेसिड्यू बचा हुआ पार्ट, एरर और रेसिड्यू, एरर और रेसिड्यू। टोपी वाई, एस्टिमेटेड वाई, कैप बोलते हैं हम, वाई कैप। मतलब अगर स्टैटिस्टिकली पूछो तो टोपी मत बोलना, स्टैट्स में यदि कोई आदमी सामने भिड़ जाए ना तो उसको वो लोग बोलता है कैप, वाई कैप, तुम बोल देना टोपी वाई चलेगा। ओरिजिनल से नकली का माइनस। yes, these are just vertical lines between original and estimated। वर्टिकल लाइंस है, हाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है। मैंने एरर्स ऐसे नहीं बनाया कि ऐसे बनाओ ना, मैंने एरर्स बनाया वर्टिकल लाइंस। ये सब छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यू में पूछती है, बट कंसेप्ट से लिखा जा सकता है। मेरे को तो नहीं दिखता आता, ये फाउंडेशन में भले ही आता था ये सब बात। Therefore, to find best fit line of regression, we shall minimize summation ei square, summation ei square। बेस्ट लाइन, अगर फिट लाइन एकदम बेस्ट फिट क्या हो रहा है उसमें, रिग्रेशन लाइन ढूंढना है तो हमें मिनिमाइज करना है समेशन ei स्क्वायर। बना लिए थे ना, मैं नीचे चल रहा हूं, चलेगा तो? अब ये नवनीत जितना ही नहीं कि इतना ही E1 E2 होना चाहिए, तुम जैसा तैसा भी बना सकते थे बुड़बक लोग। ये वाला बात ओके है, मेन वाला बात ओके है, क्या होता है ये? डन, लिखना। Therefore, regression line is
y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। कैसे बुलाते हैं? ए प्लस बी एक्स। अगेन वही, ए क्या हो गया? इंटरसेप्ट, बी क्या हो गया? स्लोप। बी इज नथिंग बट स्लोप, और हम इसको बुलाते हैं रिग्रेशन कोइफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये x के इनटू में आ रहा है, तो रिग्रेशन कोइफिशिएंट। और ये हो गया हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन या ऑफ y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, जो अभी मैंने आपको दिखाया। कट कर रहा है, स्लोप बना रहा है। वहां mx प्लस सी था, या ए बी वर्ड यूज होता है, ए प्लस बी एक्स। जनरली ए और बी को यहां अल्फा बीटा भी ये लोग बोलता है, ठीक है ना। इवन ए इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बी इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है ना। ये भी बहुत बार देखने मिलता है, अल्फा बीटा। तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, बट ए बी भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। भाषाएं है और कुछ नहीं, अलग अलग लैंग्वेज, लैटिन, जर्मन, इटली, फ्रांस, इंडियन। तो अगर हमें x पे y चाहिए, तो हमें बस a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, काम खत्म। टू कैलकुलेट ये a और b लिखना, हेयर b इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू, प्लीज नोट इट डाउन, कोवेरियंस बिटवीन x and y divided by variance of x, कोवेरियंस बिटवीन x and y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x। अब ये कोवेरियंस कैसे आता है, वेरिएंस कैसे आता है, सब सिखाऊंगा, बट पहले लिख के रखो। एंड a इज इक्वल्स टू, लिखना y बार माइनस b इंटू एक्स बार। एक्स बार वाई बार आपको आता है, एक्स बार वाई बार आपको आता है, बताइए। हियर अगेन y bar is equals to arithmetic mean of y data and x bar is equals to arithmetic mean of x data. Of course x and y are pair of data, वो वर्ड एक सेट एक सेट एक सेट, तो ऐसे एड नंबर ऑफ सेट से अरिथमेटिक मीन निकालना, और बी तो ऊपर निकालना है कोवेरियंस और वेरियंस। आज निकालना नहीं सीखेंगे, सिर्फ नोट्स बना के छोड़ेंगे, कल बताऊंगा। तो इस पार्ट को नहीं भी करोगे चलेगा, ऊपर तक का नॉलेज समझ के आना। लिखना ऑल्सो वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सब समझाऊंगा अगले क्लास, लिख के रखो, जिससे एक ऐसा लगे कि हाँ नोट्स रेडी है, नीचे सर समझाएंगे, वापस पढ़ के नहीं आना है। एंड कोवेरियंस, जबकि ये सारी चीजें मैंने फाउंडेशन में पढ़ाई है, बिटवीन x and y is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar by n, और summation of x by y n minus x bar into y bar।
नोट डाउन दिस, और जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास बाकी सब सम्स के थ्रू ये सब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी टफनेस नहीं समझना है, मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है। आप एग्जाम में पहला सम्स ये अटेम्प्ट करने जाओगे, सच बता, क्योंकि ये चीज अभी बहुत सिंप्लीफाई होगा। लिख के तो रखो। ओके, सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज शाम को यस हम एमए का क्लास रखेंगे, और कल से शाम को आपका एफएम का लाइव क्लास बेस्ड ऑन एफएम थ्योरी संदीप सर आपको पढ़ाएंगे। मैं बोल रहा हूं कर लेना, और उसके बाद मुझे जरूर बताना कि आपको ये लगना चाहिए, इसके बाद अब पढ़ना नहीं है। He is one of the best. He was one of the student of us in 2018, and right now teaching from past 8 years. Very, very, very much talented. आप उसका YouTube पे वीडियोस देखिएगा। सारे लोग, सारे बच्चे जो उससे पढ़ते हैं फैन हो जाते हैं उनके। तो मैं उनका क्लास कल परसों और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रखवा रहा हूं शाम को। डू लाइव, क्योंकि आपने लाइव करने बोला है, तो लाइव करने आइएगा शाम को उनका क्लास। आपके ऐप पे, वही एनसी डिजिटल क्लासरूम पे, वो ऐप पे क्लास होगी, और उसमें जब आप एफएम की क्लास देखोगे वहां लाइव शेड्यूल में आ जाएगा। डू वॉच इट। अदरवाइज अगर वहां कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है तो मैं यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, बट वो आपको करना है। ओके, यूट्यूब पे लाइव करवा दूं, चलो ठीक है। तेजस का रिक्वेस्ट पे यूट्यूब पे लाइव होगा, बट अनलिस्टेड लिंक रहेगी, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। इंस्टीट्यूट बुक से ही होगा, तैयार रखिएगा कल शाम को। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिन आपका 4-4 क्लास हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ऐसा ग्रुप 1 में बहुत बार देखा है, यानी कि एमए भी होगा, ओएम भी होगा, कॉर्पोरेट भी होगा और एफएम भी होगा। ठीक है, 2-3 दिन मैनेज करना है, क्योंकि उसके बाद दुर्गा पूजा में सिर्फ एक क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। डन है, पक्का करना है सबको। देखते हैं इस बार, तो देखते हैं कौन कौन सुनता है। फैला देना पूरा ग्रुप में। एमए का क्लास हम शाम को रखेंगे आफ्टर कॉर्पोरेट, अपडेट आएगा ग्रुप पे। टाटा बाय बाय, यहीं तक रखेंगे आज का क्लास को।